क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 82, राक्षस घेराबंदी 2। चंद्रमा फिर से ऊपर उठा, स्थिति में आ गया और लगाम को मजबूती से पकड़ लिया। उनके कर्मचारियों ने उनके खाली हाथ में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने विस्फोटक लौ तैयार की, आग पहले से ही अपनी नोक पर इकट्ठा हो रही थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा ने घेराबंदी की रेखाओं में अंतराल पर एक आखिरी नजर डाली। उनकी वर्तमान स्थिति और दीवार के रक्षात्मक क्षेत्र की सापेक्ष सुरक्षा के बीच लगभग 200 मीटर की उजागर जमीन। उसे 15 से 20 स्तर के जानवरों से भरी 200 मीटर की दूरी एक ऐसे पर्वत से तय करनी थी जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। मेरे संकेत पर चंद्रमा ने मन की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाया, हम तेजी से चलते हैं। किसी भी चीज के लिए मत रुकना। मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। मिराज की मांसपेशियां उसके नीचे तनावग्रस्त हो गईं। तैयार। चंद्रमा ने अपने कर्मचारियों को उठाया और उनके रास्ते को अवरुद्ध करने वाले जानवरों के समूह की ओर तेजी से 3 विस्फोटक लपटें छोड़ी। बूम, बूम, बूम। आसपास के मनुष्य और जानवर सभी चंद्रमा और उसके घोड़े की ओर मुड़ गए। विस्फोटों ने उसे एक लक्ष्य के रूप में चिह्नित करते हुए 100 मीटर के दायरे में सभी के लिए अपनी उपस्थिति की घोषणा की थी। विस्फोटों ने एक अस्थायी उद्घाटन किया, जिससे जीव तितर बितर हो गए और दुश्मन की रेखाओं में क्षणिक अराजकता पैदा हो गई। अब मिराज पूरी गति से आगे की ओर विस्फोटित हुआ और चंद्रमा द्वारा बनाए गए अंतराल में सीधे चार्ज हो गया। जब घोड़े दीवारों की ओर 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए प्रतिबद्ध थे, तो उनके पैर खून से लथपथ हो गए। उनके खुर भरी हुई धरती पर गड़गड़ा रहे थे। मून ने तुरंत और जादू करना शुरू कर दिया, जब अचानक एक भेड़िया जैसा जानवर बाईं ओर से उछला। जबड़े चौड़े थे और मिराज के खुले पार्श्व को निशाना बना रहा था। चंद्रमा ने एक संपीड़ित पवन ब्लेड भेजा, जिसने प्राणी को छलांग के बीच में ही पकड़ लिया और उसके धड़ को पूरी तरह से काट दिया। जानवर की गति उसकी लाश को उनके पीछे ले गई और पीछे की मिट्टी में टकरा गई। आपने लेवल 16 के भेड़िए को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। 3 भालुओं ने सीधे आगे से हमला किया और विशाल शरीर के साथ उनका रास्ता रोक दिया। मध्य भालू के नीचे की जमीन से धरती फूट पड़ी। पत्थर की कीलें उसके पैरों में चुभ गईं और उसका आक्रमण तुरंत रुक गया। चंद्रमा आग के साथ पीछे चला गया। एक विस्फोटक लौ जो फंसे हुए प्राणी के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई और अन्य 2 भालू बगल में बिखरने को मजबूर हो गए। आपने लेवल 17 वन भालू को मार डाला है। आपने 25 जीवन जीते हैं। मिराज ने उद्घाटन के बाद गड़गड़ाहट की, लेकिन उनके पास केवल 30 मीटर थे। एक मानव हमलावर बेमेल कवच में भाड़े के सैनिकों में से एक ने ऊंची जमीन से उनकी ओर आग का गोला छोड़ा। चंद्रमा ने पानी से मुकाबला किया, एक ढाल बनाई जिसने आग की लपटों को अवशोषित कर लिया और उन्हें हानिरहित भाप में बदल दिया। उसने तुरंत अपनी विस्फोटक लौ से जवाबी कार्रवाई की, जिससे दुश्मन के जादूगर को पीछा करने के बजाय कवर के लिए गोता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूम। हालांकि जादू ने भाड़े के सैनिक को नहीं मारा, फिर भी उसने उसे घायल कर दिया। हंगामे के कारण अब दोनों तरफ से और भी जानवर आ गए। एक विशाल सूअर ने दाहिनी ओर से हमला किया। उसके दांत घोड़े या सवार को घायल करने के लिए नीचे झुके हुए थे। मून ने अपनी लाठी जमीन पर पटक दी। उनके और सूअर के बीच एक मिट्टी की दीवार बन गई, जो इतनी मोटी थी कि हमला रोक दिया गया। प्राणी हड्डी तोड़ने वाली ताकत से पत्थर से टकराया, स्तब्ध रह गया, लेकिन मरा नहीं। चंद्रमा ने जानवर को खत्म करने की जहमत नहीं उठाई। उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जरूरत थी। मिराज की जान अभी भी खतरे में थी।
पंजे बिना किसी चेतावनी के मिराज की तरफ सरक गए। एक पैंथर जैसे प्राणी ने एक अंधे कोण से हमला किया था। उसके प्रहार से गहरा घाव हुआ और तुरंत खून बहने लगा। पड़ोसी! मिराज दर्द से चिल्लाया। उसके पैर क्षण भर के लिए लड़खड़ा गए। घोड़ा अपने शरीर में उमड़ रही अत्यधिक पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हुए अनियमित रूप से आगे बढ़ रहा था। चंद्रमा की अभिव्यक्ति अंधकारमय हो गई। हमला इसलिए हुआ क्योंकि वह अन्य जानवरों के कब्जे में था। चलो मिराज, रुको बस थोड़ा और हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। घोड़े को संभलने में कई कीमती सेकंड लग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चंद्रमा की आवाज से प्रेरित था, लेकिन अभी भी स्पष्ट रूप से पीड़ित था। उसकी चाल असमान हो गई, जिससे घायल पक्ष को फायदा हुआ। जैसे ही मिराज जारी रहा, मून उस तेंदुए से निपटना नहीं भूला जिसने उसके साथी को घायल कर दिया था। उसने एक शक्तिशाली संयुक्त अग्निपवन हमला भेजा जिसने जानवर को पकड़ लिया क्योंकि वह फिर से हमला करने के लिए तैयार था, और उसे तुरंत मार डाला। आपने लेवल 15 पैंथर को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। वे अब घेराबंदी के सबसे घने हिस्से के करीब पहुंच रहे थे, जहां मुख्य हमला आयरन पीक की सुरक्षा के खिलाफ केंद्रित था। चंद्रमा की स्थिति और सुरक्षा के बीच दर्जनों जानवरों और मानव हमलावरों ने जगह भर दी। हम गंभीर क्षति उठाए बिना इससे उबरने वाले नहीं हैं। अग्रिम पंक्ति में आयरन पीक बेस के एक अनुभवी ने देखा कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह अकेले ही बड़े स्तर के 21 भालू से लड़ रहा था। टकराव! उस युवक की मदद करो जो अपने घोड़े के साथ आ रहा है। वह जानवरों के झुंड से अभिभूत हो रहा है। वह अपने सामने मौजूद जानवर को मारने के लिए अपनी तलवार घुमाते हुए चिल्लाया, रास्ता साफ करो। दूसरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जानवर का ध्यान चंद्रमा की स्थिति से हटाने के लिए अपने हमलों को जोर से दबाया, सांस लेने की जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन जानवरों की भीड़ और अज्ञात जागरूकों के बीच चंद्रमा ने खुद को एक परेशानी भरी स्थिति में पाया। चोट लगने के बाद मिराज पहले जैसे नहीं रहे। उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी, और हर कदम के साथ खून की कमी उसे और कमजोर कर रही थी। चंद्रमा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सैनिकों को देख और सुन सकता था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। उनके पहुंचने से पहले ही मिराज मर चुका होगा। उसे एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। चंद्रमा को दृश्यता कम करने की आवश्यकता थी, जिससे मिराज को हिट करना एक कठिन लक्ष्य बन गया। दोनों हाथों में पानी इकट्ठा हो गया। उसने इसे उनके चारों ओर एक विस्तृत स्प्रे में छोड़ा, फिर तुरंत आग लगा दी। धुंध घने बादल के रूप में बाहर की ओर फैल गई, जिसने चंद्रमा, मिराज और उनके आसपास को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कोहरा तेजी से फैला, जो हवा के हेरफेर के कारण चंद्रमा ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्देशित किया। कुछ ही सेकंड में दृश्यता लगभग शून्य हो गई। जानवर और मनुष्य समान रूप से झिझक रहे थे, और आसपास के क्षेत्र में अचानक छाए अंधकार के कारण अपने लक्ष्य का पता लगाने में असमर्थ थे। ठीक सीधे चंद्रमा ने मिराज की प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए अंधी परिस्थितियों में भी दिशा बनाए रखने का आदेश दिया। उन्होंने धुंध के बादल के माध्यम से आक्रमण किया। चंद्रमा ने उनके चारों ओर भ्रमित दहाड़े और चीखें सुनी। अपने कॉपी किए गए हीट सेंस कौशल द्वारा पता लगाए गए गर्मी संकेतों के माध्यम से आंदोलन को महसूस किया, लेकिन धुंध काम कर रही थी। हमले तेजी से हुए, जिससे वे मीटर से चूक गए क्योंकि दुश्मनों ने उनकी लगातार चलती छाया और प्रेत पर हमला किया। कोहरे से एक भाग्यशाली भाला निकला, जिसका लक्ष्य सीधे चंद्रमा की छाती पर था। आखिरी क्षण में उसने अपने डंडे से उसे हटा दिया। हथियार मांस ढूंढने के बजाय प्रबलित लकड़ी को खुरच रहा था। चंद्रमा ने लगातार पानी और हवा के हेरफेर के माध्यम से धुंध को घना बनाए रखा। मैना को स्वतंत्र रूप से खर्च किया क्योंकि दुश्मन पवन उपयोगकर्ता धुंध से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे 50 मीटर दूर थे, मिराज बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसकी सांसें फूलने लगीं और उखड़ गईं। धुंधले कोहरे के बावजूद एक स्पष्ट निशान छोड़ते हुए उसकी तरफ के घाव से खून बहता रहा। बस थोड़ा आगे दोस्त, तुम यह कर सकते हो। वाह वाह वाह! एक दर्जन तीर धुंध के बीच से उड़ते हुए अपनी सामान्य दिशा में आंख मूंद कर चलाए गए। सबसे ज्यादा छूट गया
जबकि एक ने चंद्रमा के कंधे को छुआ, उसके लबादे को फाड़ दिया, लेकिन गहराई तक घुसने से पहले सिल्वर स्किन द्वारा विक्षेपित कर दिया गया। एक और हमला मिराज के पिछले हिस्से पर हुआ, जो मांसपेशियों में धंस गया। घोड़ा दर्द से फिर चिल्लाया, लेकिन किसी तरह शुद्ध निश्चय पर दौड़ता रहा। 20 मीटर। छंटती धुंध के बीच से दीवार आगे की ओर दिखाई दे रही थी। चंद्रमा अब रक्षकों को देख सकता था। उसके दृष्टिकोण के लिए कवरिंग फायर प्रदान करने वाले प्राचीर पर तैनात जागृतिकर्ता। वहां लगभग एक अंतिम जानवर कोहरे से बाहर निकला, एक स्तर 20 का भालू जिसने अस्पष्टता के बावजूद उन पर नजर रखी थी। उसका विशाल पंजा मिराज के सिर की ओर घूम गया, एक घातक झटका जो आसानी से घोड़े की खोपड़ी को कुचल सकता था। नहीं। अध्याय 83 राक्षस गिरोह से लड़ना 1। चंद्रमा ने शुद्ध प्रवृत्ति से कार्य किया। उसने बिजली को अपने हाथों से घुमाया और फुफकारते हुए भालू की ओर घुमाया। भालू दर्द से कराह उठा क्योंकि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, उसे लकवा मार गया था। चंद्रमा ने संकोच नहीं किया, प्राणी के चेहरे पर एक शक्तिशाली विस्फोटक ज्वाला छोड़ दी। बूम! आपने लेवल 18 वन भालू को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। जाओ, मून मिराज पर चिल्लाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। घोड़े को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। वह आखिरी मीटर तक लंगड़ाते हुए दीवार की ओर चला गया, जहां रक्षक उसे रक्षात्मक रेखा के पीछे सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए नीचे पहुंचे। मून ने पीछा करने वाली भीड़ का सामना किया, खुद को दुश्मनों और दीवार के बीच रखा, मिराज को बेस तक पहुंचने के लिए कीमती सेकंड खरीदे। दीवार की सुरक्षात्मक छाया में प्रवेश करने पर मिराज तुरंत चिकित्सकों से घिरा हुआ था जो गेट के पास इंतजार कर रहे थे। वे तुरंत चले गए। एक ने पहले से ही अपनी तरफ के घावों पर दबाव डाला, जबकि दूसरे ने बुनियादी उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया। जिस अनुभवी ने मून के बचाव का आयोजन किया था, उसने चिकित्सकों को घोड़े को प्राथमिकता देने का सीधा आदेश जारी किया था, जिसने मून को आश्चर्यचकित कर दिया था। अधिकांश ने घायल जागृतिकर्ताओं के इलाज के पक्ष में एक आम बात को नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन अनुभवी ने यह पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से देखा था कि चंद्रमा कोई औसत जागृति नहीं था और घोड़ा सबसे कमजोर संभावित घुड़सवारों में से एक होने के बावजूद वह बता सकता था कि चंद्रमा प्राणी को अधिक सम्मान देता था। अधिकांश सवार अपने भयानक घोड़ों के साथ भी व्यवहार करते थे। अनुभवी व्यक्ति चंद्रमा के बगल में आ गया। उसकी तलवार अभी भी खींची हुई थी और चल रही लड़ाई से खून बह रहा था। वह लगभग 40वें वर्ष का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर तीखे नैनंक्ष और एक योद्धा की तरह आत्मविश्वास भरा व्यवहार था। आपने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? वह एक ऐसे जानवर पर प्रहार करते हुए बोला जो रक्षात्मक रेखा में अंतराल के माध्यम से उनकी ओर बढ़ रहा था। वाह! गड़गड़ाहट। जीव का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और खून की धार के साथ जमीन पर गिर गया। चंद्रमा की सांसें थम गईं। उसके हाथ अभी भी एड्रेनालाइन के कारण हल्के से कांप रहे थे। चंद्रमा, मैंने कल यहां पंजीकरण कराया था। मैं एक कमजोर आधार से आया हूं। कल जैसे ही उसने मृत जानवर की लाश को दीवार से दूर फेंका, अनुभवी की भौहें चढ़ गईं। और आप पहले से ही गहरे क्षेत्रों में शिकार कर रहे हैं? आपके पास हिम्मत है, बच्चे, या मौत की इच्छा? उसने अपनी तलवार से एक और हमले को रोका, फिर तलवार को छेद में घुसा दिया। रोलैंड, मैं तीसरी रक्षा टीम का नेतृत्व करता हूं। रोलैंड ने उन दीवारों की ओर इशारा किया जहां जागृतिवादी लाइन पकड़ने के लिए बेताब होकर संघर्ष कर रहे थे। हम अभी रुक रहे हैं, लेकिन मुश्किल से। ऐसा कभी नहीं देखा, जानवर और इंसान एक साथ काम कर रहे हों जैसे कि वे एक ही सेना का हिस्सा हों। हमला कब से चल रहा है? मून ने पूछा। उसने जो थोड़ा सा मैना बरामद किया था उसे दुश्मनों के एक समूह की ओर विस्फोटक ज्वाला भेजने के लिए इस्तेमाल किया, जो दीवार को कांटों से फांदने की कोशिश कर रहे थे। बूम! विस्फोट से कई हमलावर पीछे की ओर गिर पड़े, उनकी रस्सियां टूट गईं। पहले अलार्म के बाद से रोलैंड ने उत्तर दिया। उसकी आंखें सामरिक मूल्यांकन के साथ युद्ध के मैदान पर नजर रख रही थीं।
एक ही बार में शुरू हुआ 3 तरफ से समन्वित हमला। मुख्य द्वार पर इसका सबसे बुरा असर हुआ, लेकिन वे हर जगह कमजोर बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मून के कर्मचारियों पर नजर डाली, यह देखते हुए कि स्पष्ट थकावट के बावजूद युवा जागृति कैसे चल रही थी। आप आधार पर किसी नए व्यक्ति के लिए अच्छी तरह से लड़ते हैं। आपका स्तर क्या है? 19 चंद्रमा ने ईमानदारी से उत्तर दिया। 19 और अपने आप को एक बेस लेफ्टिनेंट की तरह संभालना, रोलैंड ने सहमति व्यक्त की। हम दीवारों पर आपके जैसा और भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं या क्या आपको पुनर्प्राप्ति समय की आवश्यकता है? मून ने अपने मन भंडार की जांच की। उसके पास लगभग 60% शेष था, जो यहाँ के अधिकांश प्राणियों से निपटने के लिए पर्याप्त था, जबकि अगर हालात गंभीर हो जाते तो उसके पास अभी भी भागने का रास्ता था। उनका शरीर अभी भी बिजली की वृद्धि के प्रभाव और विभिन्न छोटी चोटों से दर्द कर रहा था, लेकिन सिल्वर स्किन ने गंभीर क्षति को रोक दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सप्लोसिव फ्लेम की दक्षता को और ऊपर ले जाने के लिए उसे युद्ध का यही अवसर चाहिए था। मैं लड़ सकता हूं, मून ने कहा। तुम्हें मेरी कहाँ जरूरत है? रोलैंड ने दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया जहां रक्षक पतले फैले हुए थे। पूर्वी प्राचीर। उन पर बहुत दबाव पड़ रहा है और हमने वहां 2 जादूगरों को खो दिया है। आप उस दस्ते में शामिल हों, घायलों और बेस के बाहर से अतिरिक्त सेना आने तक उन्हें पकड़ने में मदद करें। वह रुका, फिर बोला, आपने उस पर्वत की इतनी निडरता से रक्षा क्यों की? आप पहले की तरह अपनी जान जोखिम में डाले बिना खुद ही इसे यहाँ बना सकते थे। चंद्रमा ने उस ओर देखा जहां उपचारकर्ता अभी भी मिराज पर काम कर रहे थे। घोड़ा अब स्थिर था, खून बहना बंद हो गया था। हालांकि फिर से यात्रा के लिए तैयार होने से पहले उसे ठीक होने में समय लगेगा। उसने मेरे साथ आने का फैसला किया, मून ने सरलता से कहा। मैं उस विकल्प के लिए उसे मरने नहीं दूंगा। रोलैंड ने कुछ इस तरह सिर हिलाया जो सम्मान जैसा लग रहा था। उस प्राचीर पर पहुंचें। जब आप लड़ेंगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके घोड़े का ख्याल रखा जाए। चंद्रमा पूर्वी दीवार की ओर मुड़ गया। रोलैंड के निर्देशों का पालन करने का कारण प्राधिकार के प्रति समर्पण या सम्मान नहीं था। व्यक्तिगत रूप से रोलैंड से अधिक मजबूत होने के बावजूद मून ने माना कि उनका अनुभव बड़े पैमाने पर रक्षात्मक अभियानों के समन्वय के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अपनी सीमाओं को समझते थे और उनसे सीखना चाहते थे। जबकि उनके पास एक्सप्लोसिव फ्लेम की दक्षता में सुधार करने के अपने लक्ष्य थे, मून ने निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपोत्पाद के रूप में जीवन बचाने में कोई आपत्ति नहीं की। दोनों उद्देश्य बिना किसी संघर्ष के सहअस्तित्व में रह सकते हैं। लेकिन मून के दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रही, उनके जीवन को दूसरों के जीवन पर प्राथमिकता दी गई। अगर वह गिर गया तो ये लोग उसकी मृत्यु पर शोक मनाने वाले नहीं थे। वे निश्चित रूप से बुनियादी युद्ध क्षेत्र सहयोग से परे उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाले थे। यह बस वास्तविकता थी कि जागृत दुनिया कैसे काम करती है। अस्तित्व पहले था, नैतिकता और बाकी सब कुछ गौण था। मून पूर्वी दीवार पर पहुंचे और तुरंत अपने आगमन की घोषणा करते हुए अग्रिम पंक्ति की टीम में शामिल हो गए। जब आप अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हों तो मुझे रोलैंड द्वारा आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। अनुभवी टीम लीडर, लंबे सुनहरे बालों वाला एक दुबला-पतला तीरंदाज और उसके बाएं गाल पर एक निशान था। उसने मून पर एक त्वरित मूल्यांकन वाली नजर डाली और उसके हाथ में डंडा देखा। जादूगरों के साथ स्थिति ले लो, उसने रूखेपन से कहा, पहले से ही अपने तीरंदाजों का समन्वय करने के लिए पीछे मुड़ रहा था। जादूगर कप्तान जो कहता है उसका पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवित रहें। मृत जागृति दीवारें नहीं पकड़ती। चंद्रमा ने सिर हिलाया और प्राचीर के एक प्रबलित खंड के साथ तैनात जादूगरों के समूह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। उनमें से 5 थे जिनका नेतृत्व लगभग 30 साल की एक महिला कर रही थी, जिसने जले हुए पैटर्न वाले युद्ध फन्ने वाले वस्त्र पहने हुए थे। नया आगमन, चंद्रमा ने स्वयं घोषणा की। अग्नि विशेषज्ञ। जादूगर कप्तान ने एक क्षण उसकी ओर देखा। अच्छा,
हम मैना को संरक्षित करने के लिए वॉली घुमा रहे हैं। जब मैं इशारा करता हूं तो आप निर्दिष्ट लक्ष्यों पर हमला करते हैं। बिखरे हुए दुश्मनों पर ऊर्जा बर्बाद न करें, समूहों या उच्च प्राथमिकता वाले खतरों पर आंख केंद्रित करें। समझ गया? समझा? तो फिर तैयार हो जाओ। अगली लहर 30 सेकंड में आएगी। अध्याय 84 राक्षस गिरोह से लड़ना 2। मून ने खुद को दीवार के किनारे पर खड़ा कर लिया। उसकी लाठी ऊपर हो गई और मन पहले से ही एकत्रित हो गया। समन्वित रक्षा में शामिल होने के बावजूद उन्होंने अपनी मूल योजना को दृढ़ता से ध्यान में रखा। इस लड़ाई के दौरान दक्षता को यथासंभव उच्च तक पहुंचाने के लिए विस्फोटक लॉ का अधिकतम उपयोग करें। दुश्मन की लहर पूर्वी दीवार से टकरा गई। जानवरों और मानव हमलावरों की एक मिश्रित सेना समन्वय में गड़बड़ी कर रही थी। चंद्रमा अब उस पैटर्न को देख सकता था जिसे वह रक्षात्मक स्थिति से देख रहा था। जानवर सदमे सैनिकों और जीवित ढाल के रूप में कार्य करते थे, जबकि मानव जादूगर सहायक आग और दिशा प्रदान करते थे। आग जादूगर कप्तान ने आदेश दिया। चंद्रमा ने अन्य जादूगरों के हमलों के साथ साथ एक विस्फोटक ज्वाला भी छोड़ी। उसके आग के गोले ने पंजों और चढ़ाई वाले गियर के साथ दीवार पर चढ़ रहे 3 प्राणियों के एक समूह पर प्रहार किया, जिससे संतोषजनक बल के साथ विस्फोट हुआ। बूम! विस्फोट ने उनमें से 2 को पीछे फेंक दिया। उनके शरीर नीचे सहयोगियों से टकरा गए। इससे पहले कि एक तीरंदाज ने उसकी आंख में तीर मार दिया, तीसरा पत्थर मारने के लिए बेताब हो गया। आपने लेवल 17 पर चढ़ने वाले जानवर को मार डाला है। आपने 15 जीवन जीते हैं। मून ने तुरंत एक और जादू चलाना शुरू कर दिया। उसके हाथ परिचित संपीड़न तकनीक के माध्यम से घूम रहे थे जो उसने यात्रा के दौरान अभ्यास किया था। जितना अधिक उन्होंने वास्तविक युद्ध स्थितियों में विस्फोटक लॉ का उपयोग किया, प्रक्रिया उतनी ही अधिक सहज हो गई। बर्जर आ रहे हैं, कोई दीवार के नीचे से चिल्लाया। चंद्रमा की नजर उस ओर गई जहां रक्षात्मक परिधि के अंदर बख्तरबंद खाल वाले कई चौपाए जीव जमीन से निकले थे। उन्होंने दीवारों के नीचे सुरंग बनाई होगी, जबकि मुख्य हमले से ध्यान भटक गया होगा। गोरख स्तर 18 विवर्ण दांतेदार हड्डी की प्लेटों से जड़ी बख्तरबंद खाल वाले चौपाए शिकारी। उनकी चमकती लाल आंखें कम रोशनी में उत्कृष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। नीचे से आश्चर्यजनक हमले शुरू करने के लिए अधिकांश प्रकार की मिट्टी में कम दूरी खोद सकते हैं, जिससे वे खतरनाक घात विशेषज्ञ बन जाते हैं। 3 गोराक्स ने आंतरिक आंगन को तोड़ दिया था, तुरंत उन रक्षकों पर हमला किया जो बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैच रीडायरेक्ट। आंतरिक खतरों को प्राथमिकता दें, कप्तान ने आदेश दिया। चंद्रमा ने संकोच नहीं किया। वह मुड़ा और निकटतम गोरक में एक विस्फोटक लॉ लॉन्च की, जिसने अपने हड्डी से बने जबड़ों से एक योद्धा के पैर को तोड़ दिया था। योद्धा चिल्लाया, फिर तुरंत अपनी तलवार अपने दिल में चला ली और आगे पीड़ित होने के बजाय फिर से पैदा होने का फैसला किया। उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। कुछ क्षण बाद पूरी तरह से बरकरार पैर के साथ फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, मुश्किल से अपना वजन संभाल पा रहा था। जिन लोगों को बड़े पैमाने पर क्षति हुई, जिससे उनके शरीर के अंग पैर हाथ पूरे अंगविहीन हो गए, उन्हें पुनरुत्थान पर गंभीर विवाद का सामना करना पड़ा। यह व्यवस्था का एक और रहस्यमय पहलू था जिसने शोषण को रोका। मनुष्य बिना किसी परिणाम के स्वास्थ्य, सहन शक्ति, मन या खोए हुए अंगों को तुरंत बहाल करने के लिए खुद को मारकर रिस्पॉन मैकेनिक का खेल नहीं खेल सकता। अभयारण्य ने मृत्यु से पहले लगी चोटों की गंभीरता के आधार पर आनुपातिक जुर्माना लगाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जब चंद्रमा सेलेन के साथ लड़ते हुए छिपे हुए क्षेत्र में जानवर के हाथों मर गया था, तो उसे केवल खून की कमी और सीने में गहरे घाव का सामना करना पड़ा था। पुनर्जीवित होने पर वह अविश्वसनीय रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी क्रियाशील था। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि जिन योद्धाओं ने अपने पूरे अंग खो दिए थे, उन्होंने क्या अनुभव किया होगा। उनके सामने का योद्धा खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था, लड़ना तो दूर की बात है। वह कम से कम 1 घंटे, संभवतः अधिक समय तक बेकार रहेगा। सिस्टम ने उन परिणामों के माध्यम से संतुलन लागू किया जिन्हें टाला नहीं जा सकता था।
चंद्रमा के आग के गोले ने गोराक के खुले पार्श्व भाग पर प्रहार किया, जिससे एक बड़े विस्फोट के साथ विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के जानवर हिल गए। प्राणी के कवच ने कुछ क्षति को अवशोषित कर लिया, लेकिन विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि हड्डी की प्लेटों को तोड़ दिया और उसकी प्राकृतिक सुरक्षा में अंतराल को जला दिया। जानवर बुरी तरह घायल हो गया, दहाड़ने लगा और उसने अपना शरीर चंद्रमा की ओर कर लिया। उसकी एम्बर आंखें शुद्ध घृणा के साथ उस पर टिक गईं। लेकिन इससे पहले कि यह कोई खतरा पैदा करता, चंद्रमा पहले से ही फिर से कास्टिंग कर रहा था। बूम! दूसरे विस्फोट ने गोरख को सीधे उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसकी गति पूरी तरह से रुक गई। प्राणी आगे की ओर गिर गया, उसके नष्ट हुए सिर से धुआं उठ रहा था। आपने लेवल 19 गोरख को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 20 के स्तर पर पहुंच गए हैं। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग क्लासलेस पायरोमांसर। स्तर 20 1%। जीवन 4779। ताकत 29, चपलता 31, संविधान 34, मन 41, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 10। कौशल मौलिक हमला 5, तत्व आत्मीयता तप सिल्वर स्किन पायरोमेंटिक आत्मीयता विस्फोटक लॉ हीट सेंस सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। 10 आवंटन योग्य विशेषता बिंदु उपलब्ध होने पर मून ने तुरंत उनका उपयोग करने का निर्णय लिया। मन 41-47। शक्ति 29-31। चपलता 31-33। हालांकि उच्च संविधान होने से जीवित रहने में मदद मिली, चंद्रमा के विशाल जीवन आरक्षित का मतलब था कि कच्चे रक्षात्मक आंकड़े आक्रामक क्षमता से कम महत्वपूर्ण थे। ताकत और चपलता उनके कमजोर गुण थे और उनमें सुधार की आवश्यकता थी। मुख्य रूप से जादुई लड़ाके के रूप में मन उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनी रही, इसलिए इसे सबसे बड़ा निवेश प्राप्त हुआ। विस्फोटक ज्वाला। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 51%। विवरण आप आग की लपटें उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पड़ने पर फूटती हैं। विस्फोट का आकार निवेशित मन के साथ मापता है। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट कास्टर सहित दायरे के सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। +100% क्षति। स्तर और कौशल दक्षता दोनों में अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर मून हमला जारी रखने के लिए और अधिक उत्साहित हो गया। उसने तुरंत मन को बहाल करने वाली औषधि पी ली। उसे महसूस हुआ कि उसका भंडार धीरे धीरे अधिकतम क्षमता की ओर लौट रहा है। प्रत्येक कास्ट के साथ मून पूरी तरह से 17 के स्तर से नीचे के जानवरों को एक शॉट देने में कामयाब रहा। उस सीमा से ऊपर के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अक्सर अन्य रक्षकों के लिए आसानी से समाप्त होने के लिए पर्याप्त रूप से अपंग हो गए थे। चूंकि उसने कुछ घंटे पहले ही कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका विस्फोटक उत्पादन अनिवार्य रूप से दोगुना हो गया था। अकेले क्षति बोनस विनाशकारी था। शक्ति के प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। टीम लीडर और जादूगर कप्तान दोनों ही उसके जबरदस्त प्रदर्शन को नजरअंदाज करने में असमर्थ थे। उनकी अभिव्यक्तियां बढ़ते सम्मान को दर्शा रही थीं। अरे, मेरे साथ यहां आओ, जादूगर कप्तान ने तेजी से चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए पुकारा। मून बिना किसी तर्क के अपनी स्थिति में चले गए और प्रबलित प्राचीर के उच्चतम बिंदु पर कप्तान के बगल में एक स्थान ले लिया। उसने उसकी मारक क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा था और गुणवत्ता और मात्रा के मामले में यह उसके अपने उत्पादन से भी अधिक थी। वह संभवतः किसी को मानक दाना रोटेशन के साथ इतना सक्षम नहीं रख सकती थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम एक अनुभवी जागृति हो। मैंने तुम्हें मूल दस्ते में नहीं रखा होता, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, जबकि वह नीचे के दुश्मनों पर जादू करना जारी रख रही थी। आपने किस आधार से स्थानांतरण किया? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। चंद्रमा ने एक और विस्फोटक ज्वाला प्रक्षेपित की, जिससे चढ़ाई करने वाले जानवरों का एक समूह नष्ट हो गया। निम्न स्तर के आधार से। मैंने कल ही आयरन पीक पर पंजीकरण कराया था। वह कुछ पल के लिए उसे देखती रही और अपने बगल में बैठे युवा जागृति के बारे में उसने जो कुछ भी सोचा था उसका पुनर्मूल्यांकन किया। फिर वह चारों ओर फैली अराजकता के बावजूद हंसी।
ठीक है, बकवास। कोई आश्चर्य नहीं कि रोलैंड ने तुम्हें यहां भेजा है। तुम्हारा स्तर क्या है? यह प्रश्न जागृतिकर्ताओं के लिए नाम पूछने से भी अधिक लोकप्रिय हो गया था। 20। अभी एक क्षण पहले ही इसे मारा था। 20। उसने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। मैं 24वें स्तर का हूं और आप मुझसे भी ज्यादा जोर से मार रहे हैं। आपके पास किस तरह की क्लास है? मून थोड़ा मुस्कुराए लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय एक और विस्फोटक हमला शुरू कर दिया जिससे दीवार का एक हिस्सा ढह गया। कप्तान मुस्कुराया। बस वही करते रहो जो तुम कर रहे हो। हमें उस मारक क्षमता की आवश्यकता है। उसने उस ओर इशारा किया जहां मानव हमलावरों का जमावड़ा आगे की स्थिति स्थापित कर रहा था। वहां ध्यान केंद्रित करें। इससे पहले कि वे उचित हमले का समन्वय कर सकें, उनके गठन को तोड़ दें। अध्याय 85 विस्फोटक ज्वाला को समझना। 1। आयरन पीक बेस के जागरूकों और घुसपैठ की चाह रखने वालों के बीच कई घंटों तक लड़ाई जारी रही। दोनों ओर से कई योद्धा मारे गए और पुनर्जीवित हुए। इंसानों और जानवरों के शव जमीन पर समान रूप से बिखरे हुए थे। मौत, खून और खून की गंध हवा में इतनी घृणित मोटाई भर रही थी कि अनुभवी जागृति भी इसे नजरअंदाज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चांद ने अपने लबादे की आस्तीन से अपने माथे का पसीना पोंछा। वह बिना रुके लगातार हत्याएं कर रहा था, लगातार आक्रामक गति बनाए हुए था जिसकी बराबरी कुछ ही कर सकते थे। उसने पहले ही कम से कम 100 हत्याएं कर ली थीं, शायद उससे भी अधिक। उसने पहले 20 के बाद गिनना बंद कर दिया था। उनके हमले ज्यादातर पीछे के जानवरों को निशाना बना रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अग्रिम पंक्ति का योद्धा विस्फोटक दायरे में न फंसे और दोस्ताना गोलीबारी से घायल न हो। मून को पता था कि एक बार जब उसकी विस्फोटक लपटें फूट गईं, तो आसपास के सहयोगी योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। जिस विनाशकारी गति को वह बनाए रख रहा था, अगर वह अपनी स्थिति के बारे में सावधान नहीं होता तो वह पूर्वी दीवार पर किसी भी योद्धा को भारी चोटों के बिना नहीं छोड़ता। चंद्रमा, क्या तुम छुट्टी नहीं लेने जा रहे हो? तुम इतने लंबे समय से लड़ रहे हो। एक सांस लो, लायरा ने प्राचीर पर लौटते हुए कहा। जादूगर कप्तान ने अभी अभी अपना ब्रेक पूरा किया था, जिससे उसका मन अच्छे स्तर पर वापस आ गया। चंद्रमा ने आंतरिक रूप से उसकी कौशल प्रगति पर नजर डाली। विस्फोटक ज्वाला। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 62%। दीवार पर पिछले कुछ घंटों के गहन युद्ध के दौरान उनकी दक्षता लगातार बढ़ रही थी, लगातार दबाव के कारण 62 तक पहुंच गई। लेकिन वह एक और पठार पर पहुंच गया। समान कास्टिंग आवृत्ति और युद्ध की तीव्रता को बनाए रखने के बावजूद सुधार की दर नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी। अगर मैं इसी तरह जारी रहा तो टाइमर समाप्त होने से पहले मैं पूर्ण निपुणता तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मून ने गंभीर रूप से सोचा। मुझे एक बार फिर से इस कौशल की मौलिक प्रकृति पर विचार करने की जरूरत है। यह समझने की कोशिश करें कि गायब लिंक क्या है। केवल तभी मैं वास्तव में इस कौशल पर अपना दावा कर पाऊंगा। मैं कुछ समय की छुट्टी लेने जा रहा हूं, मून ने जोर से कहा। मेरा मन कम है और जानवरों की संख्या वैसे भी कम हो रही है। आप इसे यहां से संभाल सकते हैं। उनके आसपास तैनात जागृतिकर्ताओं ने तुरंत प्रोत्साहन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बारे में चिंता मत करो, आपने बाकी कमाई कर ली है। जब तक संभव हो कुछ खाने के लिए ले आओ। हालांकि उन्होंने बमुश्किल एक साथ समय बिताया था, अपने आम दुश्मनों के खिलाफ केवल कुछ घंटों के लिए लड़ते हुए रक्षकों ने चंद्रमा के लिए वास्तविक सम्मान और प्रशंसा विकसित की थी। उन्होंने अपने समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से उनमें से कई को मृत्यु के निकट की स्थितियों से बचाया था, जब जानवरों ने उन्हें घेर लिया था या मानव हमलावरों ने घातक संयोजनों का समन्वय किया था, तब योद्धाओं को रसातल से वापस खींच लिया था। जागृत लोग स्वाभाविक रूप से शक्ति और योग्यता का सम्मान करते थे। चंद्रमा के पास ये दोनों प्रचुर मात्रा में थे और उसने इसे बिना किसी अहंकार या दिखावे के बार बार साबित किया है। वह बस प्रभावी ढंग से लड़े, कुशलता से मारे और अवसर आने पर अपने सहयोगियों को जीवित रखा। इसने किसी भी शब्द की तुलना में अधिक तेजी से वफादारी अर्जित की। चंद्रमा प्राचीर से नीचे उतरा,
जैसे ही वह युद्ध से बाहर निकला, उसका मन भंडार धीरे धीरे इष्टतम स्तर की ओर बढ़ रहा था। उसे लड़ाई की तत्काल अराजकता से दूर आंतरिक आंगन का एक अपेक्षाकृत शांत कोना मिला और एक आपूर्ति टोकरे के खिलाफ अपनी पीठ के साथ बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया, उसकी लाठी उसकी गोद में आराम कर रही थी। विस्फोटक ज्वाला। मैं संपीड़न सिद्धांत को समझता हूं, मैंने बुनियादी अनुप्रयोग में महारत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ गहरा है जो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने अपने दिमाग में कौशल की संरचना की कल्पना की, स्मृति से सैकड़ों कास्ट को दोहराया। जिस तरह से मन प्रवाहित हुआ, प्रतिरोध बिंदु, वे क्षण जब संपीड़न प्राकृतिक बनाम मजबूर महसूस हुआ। केल की सफल तकनीक ने आग को उसके स्तर से अधिक संभव कर दिया। उसने विस्फोट को केवल बड़ा ही नहीं बनाया, बल्कि उसने निवेश की गई मन की प्रति इकाई को मौलिक रूप से अधिक विनाशकारी बना दिया। वह दक्षता है, केवल शक्ति नहीं। जैसे ही एहसास होने लगा, चंद्रमा की आंखें थोड़ी खुल गईं। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि मैं कितना कंप्रेस करता हूं, लेकिन शायद कुंजी केवल संपीड़न अनुपात नहीं है। शायद यह संपीड़न की संरचना के बारे में ही है। उन्होंने अपनी हथेली में एक छोटी सी विस्फोटक ज्वाला बनाई और उसे बिना छोड़े स्थिर रखा। कुछ मिनटों तक अपने हाथ में लौ को देखने के बाद चंद्रमा ने आग के गोले को नष्ट होने दिया और अपनी दक्षता में सुधार करने के तरीकों के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उनका ब्रेक उनकी समझ में किसी महत्वपूर्ण सफलता के बिना समाप्त हो गया। पायरोमेंसर कक्षा में 16 घंटे शेष रहे। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थीं, चंद्रमा को भरोसा नहीं था कि वह शेष समय के दौरान 70% दक्षता के निशान को पार कर पाएगा। विकास के लिए आवश्यक 100% तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। उसी क्षण चंद्रमा ने एक निर्णय लिया। पूर्वी दीवार पर रहने से उसे इस पठार से उबरने में मदद नहीं मिलने वाली थी। उसे अधिक शक्तिशाली जादूगरों को अपने स्वयं के विस्फोटक मंत्रों का उत्पादन करते हुए देखने, वास्तविक समय में उनकी तकनीकों का निरीक्षण करने और उनकी कास्टिंग विधियों और अपनी खुद की कास्टिंग विधियों के बीच अंतर का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। मुझे केल को ढूंढना है। उसे अपना जादू करते हुए देखना मुझे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। उस विचार को दृढ़ता से मन में रखते हुए मून पूर्वी प्राचीर पर लौट आया और कैप्टन लायरा के पास पहुंचा, जो हमलावरों की एक नई लहर के खिलाफ एक और वॉली का समन्वय कर रहा था। कैप्टन, मैं दीवार के एक अलग हिस्से की ओर जा रहा हूं, मून ने सीधे कहा। मैं अभी कहीं और अधिक उपयोगी हो सकता हूं। लायरा ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति में संक्षिप्त निराशा झलक रही थी। वह टीम के आश्वासन और मनोबल के लिए मून की विनाशकारी मारक क्षमता को पूर्वी दीवार पर रखना चाहती थी, लेकिन तत्काल दबाव काफी कम हो गया था। अब उन्हें पद पर बने रहने के लिए समर्थन की सख्त जरूरत नहीं रही। ठीक है, तुम जा सकते हो, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वहां सावधान रहें। इस दुःस्वप्न के खत्म होने के बाद आइए कुछ अच्छे रात्रिभोज के साथ जश्न मनाएं। मुझ पर मरो मत, चंद्रमा। आप भी, कैप्टन, चंद्रमा ने प्राचीर से उतरने से पहले हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने संगठित अराजकता के बीच से गुजरते हुए आयरन पीक बेस के अंदरूनी जिलों में घूमना शुरू कर दिया। घायल जागरूकों को उपचार केंद्रों पर ले जाया जा रहा था। आपूर्ति धावकों ने औषधि और गोला बारूद वितरित किया। सैकड़ों जागरूकों, उग्र जानवरों और बिखरी हुई लाशों के बीच अपने लक्ष्य की तलाश करते हुए मून ने गुजरते समय प्रत्येक रक्षात्मक स्थिति को स्कैन किया। लड़ाई कई मोर्चों पर फैल गई थी। मुख्य द्वार सबसे कठिन लड़ाई वाला क्षेत्र बना रहा, लेकिन दीवार के लगभग हर हिस्से पर लड़ाई हुई। कई युद्ध क्षेत्रों में चक्कर लगाने और 3 अलग अलग प्रमुख रक्षात्मक स्थितियों की जांच करने के बाद चंद्रमा को अंततः पता चल गया कि वह किसे खोज रहा था। केल उत्तरी प्राचीर के ऊपर खड़ा था। उसके विशिष्ट लाल बाल और लहराते वस्त्र दूर से भी तुरंत पहचाने जा सकते थे। उनकी टीम उनके चारों ओर लड़ी। मार्कस अपनी दोहरी तलवारों के साथ दीवार के किनारे पर चढ़ने वाले जानवरों को उलझा रहा था। भाला चलाने वाली महिला अन्य योद्धाओं के साथ समन्वय कर रही थी। सहायक जादूगर बाधाओं को बनाए रख रहा था। और केल ने स्वयं विस्फोटक आग के गोले छोड़े,
प्रत्येक विस्फोट ने एक साथ कई खतरों को खत्म कर दिया। वहां आप हैं, चंद्रमा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्योंकि उसने देखा कि दुश्मन की भीड़ पर विनाशकारी जादू फेंकने के दौरान भी केल की अलग अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मून ने उत्तरी भाग की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, पहले से ही हीट सेंस को सक्रिय कर दिया और केल की कास्टिंग तकनीक के हर पहलू का विश्लेषण करने की तैयारी की। यह वह अवसर था जिसकी उन्हें अपनी कौशल दक्षता में एक और सफलता हासिल करने के लिए आवश्यकता थी। बूम बूम। चंद्रमा बिना किसी घोषणा के युद्ध में शामिल हो गया और उसने अपनी विस्फोटक लपटें लॉन्च कर दी, जिससे नीचे के दुश्मनों पर तबाही मच गई। उसके हमलों ने उत्तरी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहे जानवरों के एक समूह पर हमला किया। विस्फोटों ने उनकी संरचना को तितर-बितर कर दिया और रक्षकों को कीमती सेकंड खरीद लिए। केल का सिर परिचित विस्फोटक आग से घूम गया। अध्याय 86 विस्फोटक ज्वाला को समझना 2। केल की अन्यथा अलग-थलग अभिव्यक्ति में समझ का एक संकेत आया जब उसने उत्तरी प्राचीर की रक्षा में शामिल होने वाले चंद्रमा पर बगल में नजर डाली। तो आपका यही मतलब था जब आपने कहा था कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे, केल ने धीमी आवाज में कहा, जो युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मून बस मुस्कुराया, अपनी कास्टिंग लय को नहीं तोड़ते हुए उसने एक और मंत्र तैयार किया। उसने केल को जंगल में बताया था कि वे बहुत जल्द मिलेंगे, और यहाँ वे आयरन पीक की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, क्योंकि बेस एक अभूतपूर्व हमले से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। केल ने अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर लौटा दिया, अब चंद्रमा के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। वहां काम करना था, और ध्यान भटकाना विलासिता थी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंद्रमा ने खुद को केल से कई मीटर की दूरी पर स्थापित किया, इतना करीब कि वह कौतुक की तकनीकों को स्पष्ट रूप से देख सके, लेकिन इतनी दूर कि वह एक दूसरे के कास्टिंग आर्क में हस्तक्षेप करने या उनके विस्फोटक त्रिज्या में खतरनाक ओवरलैप बनाने से बच सके। उन्होंने तुरंत अपना विश्लेषण शुरू कर दिया, ध्यान से देखते हुए कि कैसे केल ने एक के बाद एक विनाशकारी जादू जारी किया। अवलोकन के कुछ ही मिनटों में अंतर स्पष्ट हो गया। उसकी आग मेरी तुलना में तेजी से बढ़ती है। संपीड़न मेरे चरणबद्ध दृष्टिकोण के बजाय एकल द्रव गति में होता है। जैसे ही केल ने एक और विशाल आग का गोला छोड़ा, चंद्रमा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने आरंभिक मन एकत्रण से लेकर संपीड़न, प्रक्षेपण और अंत में पूर्ण एकाग्रता के साथ विस्फोट तक इसके गठन पर नजर रखी। जिस तरह से विस्फोटक बल को प्रभाव पर वितरित किया गया, ऊर्जा जारी करने की दक्षता, यह वास्तव में एक कला थी। चंद्रमा ने अपनी स्वयं की विस्फोटक लौ फेंकना शुरू कर दिया। इस बार उसने जो देखा था उसकी नकल करने का प्रयास किया। उन्होंने मन धागों को व्यवस्थित करने के लिए बाध्य करने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से स्थिति में प्रवाहित करने का प्रयास किया। उनका पहला प्रयास बेकार था। इससे पहले कि वह उचित गठन स्थापित कर पाता, धागे उलझ गए, जिससे पूरे स्पेल में कमजोरी पैदा हो गई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आग का गोला बना, लेकिन उसकी हथेली में खतरनाक रूप से अस्थिर महसूस हुआ। उसने इसे वैसे भी एक दूर के लक्ष्य की ओर छोड़ा, और यह निराशाजनक परिणामों के साथ उड़ान के बीच में समय से पहले विस्फोट हो गया। तुरंत दोहराना बहुत जटिल है, लेकिन मैं इस पर धीरे धीरे काम कर सकता हूं। समय के साथ छोटे छोटे सुधार होते जाते हैं। युद्ध के मैदान की मांगों के बावजूद मून जानबूझकर विविधताओं के साथ प्रयोग करते रहे। कुछ प्रयास यथोचित रूप से अच्छे रहे, कई लोग शानदार ढंग से विफल रहे, उनके मंत्र हवा में ही फूट गए या पूरी तरह से खत्म हो गए। उसके आसपास के जागृत लोग स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह शक्तिशाली जादूगर, जो दुश्मन सेना को तबाह कर रहा था, अचानक असफल कास्टिंग पर मन बर्बाद कर रहा था, एक पूर्ण शौकिया की तरह अपने लक्ष्यों के बीच में ही अपने मंत्रों का विस्फोट कर रहा था। कुछ लोगों ने चिंतित दृष्टि से देखा कि क्या वह थक गया है या घायल हो गया है। दूसरों ने मान लिया कि वह किसी चीज का परीक्षण कर रहा है, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि उसने प्रयोग के लिए युद्ध का मैदान क्यों चुना। चंद्रमा ने उनके भ्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका फोकस पूर्ण रहा। इस गहन चक्र में 1 घंटा बीत गया।
चंद्रमा की सफलता दर धीरे धीरे 20% कार्यात्मक कास्ट से बढ़कर लगभग 40% हो गई। जैसे ही उसने एक और विस्फोटक ज्वाला का निर्माण किया, चंद्रमा को महसूस हुआ कि उसकी जगह पर कुछ क्लिक हुआ है। मनधागे पहले की तुलना में काफी कम प्रतिरोध के साथ व्यवस्था में प्रवाहित हुए, एक ऐसे विन्यास में व्यवस्थित हुए जो महसूस हुआ। ठीक है, यह बात है। उन्होंने इसे चार्जिंग लेवल 19 सुअर की ओर लॉन्च किया, जो फ्रंटलाइन से टूट गया था। आग का गोला भयानक गति से दूर तक चला गया और गार्ड के सुअर को अपनी चपेट में ले लिया। परिणामी विस्फोट उसके पिछले विस्फोटों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। बूम! विस्फोट का दायरा मानक 2 मीटर से अधिक बढ़ गया, जिससे विस्फोट में 2 अतिरिक्त जानवर फंस गए और वे गंभीर रूप से झुलसकर पीछे की ओर गिर पड़े। आपने लेवल 19 ट्राइटस्क सुअर को मार डाला है। आपने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने लेवल 17 के भेड़िए को मार डाला है। आपने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। विस्फोटक ज्वाला। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 70%। विवरण: आप आग की लपटें उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पड़ने पर फूटती हैं। विस्फोट का आकार निवेशित मन के साथ मापता है। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट कास्टर सहित दायरे के सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। प्लस 140% क्षति। चंद्रमा को कौशल की समझ गहरी होती महसूस हुई। उस एकल सफल कलाकार ने उन्हें समझ के दूसरे स्तर पर धकेल दिया था। उन्होंने प्राकृतिक प्रवाह की उसी भावना को दोहराने की कोशिश करते हुए तुरंत एक और कास्ट शुरू की। इस बार यह आसान हो गया। यह निश्चित रूप से पूर्ण नहीं था, लेकिन यह विश्वसनीय था। आग का गोला प्रक्षेपित हुआ और जोर से विस्फोटित हुआ। बूम! 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 उसकी सफलता दर तेजी से बढ़ रही थी। अब उसने अपने कौशल के पीछे एक और बुनियादी सिद्धांत को समझ लिया था। जैसे ही उसने नीचे के जानवरों पर जादू की बारिश की, चंद्रमा मदद नहीं कर सका, लेकिन उस समय को याद किया जो उसने छिपे हुए क्षेत्र में बिताया था। हालांकि यह एक भयानक अनुभव था, खासकर उसके जैसे नवागंतुक के लिए। वह लंबे समय तक सेलेने के आसपास रहने के लिए भाग्यशाली था। अपनी वर्तमान स्थिति के विपरीत, उसके पास कई दिनों तक उसकी एलिमेंटल मैच कक्षा की नकल करने का समय था, जिससे निरंतर अभ्यास के माध्यम से उन कौशलों पर उसकी दक्षता में वृद्धि हुई। समय की विलासिता ने उन क्षमताओं में महारत हासिल करना काफी आसान बना दिया था। अब वह टाइमर के विरुद्ध दौड़ रहा था, प्राकृतिक कौशल विकास के दिनों को एक ही दिन में समेटने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी प्राचीर पर युद्ध का दबाव पूर्वी हिस्से की तुलना में काफी अधिक था, जहां लायरा तैनात थी, लेकिन यह अभी भी बहुत खतरनाक नहीं था। मून इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली जागरूकों को केंद्रित देख सकते हैं, जिनमें केल की पूरी टीम और कई अन्य अनुभवी दस्ते शामिल हैं। उत्तरी दीवार ने आयरन पीक के मुख्य जिलों के मुख्य मार्गों में से एक का बचाव किया, जिससे यह प्राथमिकता वाला स्थान बन गया। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो, अग्रिम पंक्ति में जागृत लोगों में से एक ने अचानक अपने सहयोगियों को चिल्लाया। हंगामे ने चंद्रमा का ध्यान खींचा। कई रक्षकों ने एक शत्रु जागृति को अलग करने और पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जानवरों के साथ समन्वय करने वाले मानव हमलावरों में से एक। पकड़े गए व्यक्ति ने भागने की सख्त कोशिश की, पिटाई की और जितना संभव हो सका मन का उपयोग किया, लेकिन अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों की भारी संख्या से वह जल्दी ही अभिभूत हो गया। बचाव करने वाले जागरूकों को कैदी को पकड़ने का स्पष्ट अनुभव था, जिससे रिस्पॉन तंत्र के माध्यम से भागने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत गंभीर चोटें पहुंचाईं। यदि शत्रु जागृति ने स्वतंत्रता का 1 सेकंड भी खरीदने के लिए खुद को मार डाला, तो वह अभयारण्य की बहस से इतना कमजोर हो जाएगा कि पुनः कब्जा करना अब की तुलना में आसान हो जाएगा। रक्षकों ने इस यांत्रिकी को समझा और तदनुसार कार्य किया। युद्धबंदियों से निपटने का यह एक प्रभावशाली तरीका है, दिग्गजों से सीखते हुए मून ने मन ही मन सोचा। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं?
कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 87 आधार भगवान 1। आह! दुश्मन की चीख तब गूंज उठी जब एक दिग्गज ने क्रूर तलवार के वार से उसकी कोहनी के पास से उसका हाथ काट दिया। गड़गड़ाहट। वह अंग खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। अंततः पास में चल रहे इंसानों और जानवरों के टकराव से कुचल दिया गया। चंद्रमा ने निष्कर्षण में बाधा डालने का प्रयास कर रहे जानवरों के समूह की ओर शक्तिशाली विस्फोटक लपटें भेजकर कब्जा सुरक्षित करने में मदद की। उनके मंत्रों ने आग और प्रेरक बल की एक दीवार बनाई, जिसने दुश्मन की सेना को कैदी तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे कब्जा करने वाली टीम को कीमती सेकंड मिल गए। 1 मिनट के भीतर पकड़े गए जागृति को बेस की आंतरिक दीवारों के अंदर खींच लिया गया, मन को दबाने वाली बाधाओं से बांध दिया गया और कर्मियों को सौंप दिया गया जो बाद की तारीख में उसे कैद करेंगे और पूछताछ करेंगे। उनके शत्रु के बारे में जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि जानवर रणनीति या उद्देश्यों के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, मानव कैदी निश्चित रूप से दे सकते हैं। यह बंदी यह बता सकता है कि हमले का आयोजन किसने किया, उन्होंने जानवरों को कैसे नियंत्रित किया और उनका अंतिम उद्देश्य क्या था। मून ने अपना पूरा ध्यान जारी घेराबंदी पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक और विस्फोटक लॉ बनाई। इस बार वह सहज मन प्रवाह प्राप्त कर रहे थे जिसका वह अभ्यास कर रहे थे। मंत्र संतोषजनक शक्ति के साथ लॉन्च और विस्फोटित हुआ। प्रवीणता 71%। चंद्रमा मुस्कुराया और अपना अथक हमला जारी रखा। आप स्तर 21 पर पहुंच गए हैं। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग क्लासलेस पायरोमांसर। स्तर 21 2%। जीवन 4929। ताकत 32, चपलता 34, संविधान 35, मन 48, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता तप सिल्वर स्किन पायरोमैटिक आत्मीयता विस्फोटक लॉ हीट सेंस सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। अधिसूचना पर चंद्रमा तेजी से मुस्कुराया। हालांकि जिन जानवरों को वह मार रहा था उनमें से अधिकांश उससे 1 या 2 स्तर नीचे थे, लेकिन उसने जितने दुश्मनों का सफाया किया था उसने उसे अगले स्तर की दहलीज पर धकेल दिया था। वह परिणामों से संतुष्ट थे। महत्वपूर्ण जोखिम उठाए बिना धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाना हमेशा बेहतर होता था जब केवल प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। विस्फोटक ज्वाला। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 79%। जैसे जैसे उनकी दक्षता बढ़ती गई, चंद्रमा के लिए सार्थक समझ हासिल करना कठिन होता गया। केल को अपने ठीक बगल में तैनात करने के बावजूद, कौतुक की हर गति को देखने और प्रत्येक कास्टिंग तकनीक का विश्लेषण करने के बावजूद, मून ने एक बार फिर खुद को एक और मील के पत्थर पर फंसा हुआ पाया। घटते रिटर्न निराशाजनक लेकिन अपेक्षित थे। अंतिम 20% महारत हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुई, जिसके लिए ऐसी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसे आसानी से देखा और दोहराया नहीं जा सकता। इसलिए मून ने केवल अभ्यास मात्रा का उपयोग करके बाधा को पार करने का निर्णय लिया। यदि वृद्धिशील समझ धीमी हो रही थी तो क्रूर दोहराव से इसकी भरपाई करनी होगी। एक बार जब मैं 25 के स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे अपना कक्षा विकास कार्य सौंपा जाएगा। और जब एक विशाल गर्जना से पूरा बेस गूंज उठा तो चंद्रमा के विचार हिंसक रूप से बाधित हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि उसने उसके शरीर को हिलाकर रख दिया। उनकी आंखें बड़ी तेजी से चौड़ी हो गईं और उनके उच्च गुणों और युद्ध के अनुभव के बावजूद सहज भय उनकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा। यह सिर्फ शोर नहीं था, यह जबरदस्त शक्ति की घोषणा थी जिसने जागरूक विचार को दरकिनार कर दिया और प्रारंभिक अस्तित्व प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर किया। दहाड़ के स्रोत की तलाश में चंद्रमा का सिर घूम गया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि आवाज उत्तरी प्राचीर या आसपास कहीं से नहीं आई थी। इसकी उत्पत्ति आयरन पीक के पश्चिमी किनारे पर मुख्य द्वार से हुई, जो कम से कम कई 100 मीटर की दूरी पर है। केल भी ध्वनि की ओर मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी।
कुछ पल ही गुजरे थे कि बेस के अंदरूनी हिस्से की गहराई से एक जबरदस्त आभा उभरी। दबाव इतना तीव्र था कि इस दूरी पर भी चंद्रमा को युद्ध के मैदान में शक्ति की ज्वार की लहर की तरह महसूस हो सकता था। आभा पश्चिमी द्वार की ओर चली गई, जहां से गर्जना उत्पन्न हुई थी। यह आधार है भगवान। वह उस ध्वनि को पैदा करने वाले किसी भी जानवर को पकड़ रहा है। बेहतर होगा कि वह प्राणी अब अपनी कब्र खोदना शुरू कर दे। एक अनुभवी व्यक्ति हंसते हुए अपने आसपास के जानवरों से बिना एक भी मौका गंवाए लड़ना जारी रखता था। आयरन पीक बेस के दिग्गज अपने नेता की क्षमताओं में आश्वस्त दिखे। उनका मनोबल नहीं डगमगाया। अगर कुछ हुआ तो यह उनके सबसे मजबूत जागृतिकर्ता के व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल होने की संभावना से बढ़ा। मून ने लगभग 5 मिनट तक उत्तरी दीवार पर अपना हमला जारी रखा, अपनी कास्टिंग लय को बनाए रखा और एक्सप्लोसिव फ्लेम की दक्षता को उत्तरोत्तर ऊंचा कर दिया। तभी उसके चारों ओर जागने वालों द्वारा ले जाए गए संचार उपकरणों से एक तेज अलार्म बज उठा। बेस लॉर्ड घायल हो गया है। लेवल 20 से ऊपर के लड़ाके तुरंत पश्चिमी गेट पर रिपोर्ट करें। अब सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। आवाज में तत्परता स्पष्ट थी। बोलने वाला व्यक्ति घबरा रहा था, जिसका मतलब था कि स्थिति निश्चित रूप से गंभीर थी। तत्काल जीते हुए युद्ध पर से सभी का विश्वास गायब हो गया। मुस्कान गायब हो गई। बातचीत बीच वाक्य में ही खत्म हो गई। बेस लॉर्ड, जो पूरी बस्ती में सबसे मजबूत जागृतिकर्ता के रूप में प्रसिद्ध था, इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसे आपातकालीन सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पड़ी। कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है? मून ने सोचा। वास्तविक चिंता कौशल प्रशिक्षण पर उनके पिछले फोकस की जगह ले रही है। आयरन पीक बेस में सबसे मजबूत जागृतिकर्ताओं के उनके अवलोकन के आधार पर बेस लॉर्ड को कम से कम स्तर 24 होना चाहिए और संभवतः स्तर 25 दूसरे अभयारण्य में चढ़ने के लिए अपने वर्ग कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। बेस लॉर्ड भी अपनी सत्ता की स्थिति में बने रहने के लिए जानबूझकर आरोहण से बच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले अभयारण्य में मजबूत नहीं था। चंद्रमा का शरीर आधार के पश्चिमी भाग की ओर मुड़ गया। केल और उनकी पूरी टीम भी ऐसा ही कर रही थी। उनके भाव गंभीर और केंद्रित थे। केल की नजरें प्राचीर के उस पार चंद्रमा से मिलीं। थोड़ी देर की आपसी समझ के बाद दोनों जागृतिकर्ताओं ने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने अन्य जागृतिकर्ताओं के साथ अपनी स्थिति बदल ली। मार्कस और केल की बाकी टीम ने तुरंत पीछा किया। मून आयरन पीक की आंतरिक सड़कों पर उनके साथ साथ तेजी से चला और आसानी से जागरूकों, इमारतों और वस्तुओं को चकमा दे गया। पश्चिमी द्वार पर जो कुछ भी मौजूद था वह उत्तरी दीवार पर मौजूद किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक परेशानी भरा था, जो अब दुश्मनों पर सफलतापूर्वक हावी हो रहा था और उन्हें पीछे धकेल रहा था। चंद्रमा ने आंतरिक रूप से एक खतरनाक विचार के रूप में खुद को एक नरम मुस्कान की अनुमति दी। वह निश्चित नहीं था कि जानवर पूरी तरह से क्या करने में सक्षम था, लेकिन वह जानता था कि यह बेस लॉर्ड को घायल करने के लिए काफी शक्तिशाली था, जिसने उसे अपने नए कौशल की दक्षता को अधिकतम तक सुधारने के लिए बिल्कुल आवश्यक बना दिया। अध्याय 88 आधार भगवान 2। मून, केल और उनकी टीम तत्काल घोषणा के 1 मिनट के भीतर बेस के पश्चिमी हिस्से में पहुंचे। पूरे आयरन पीक से कई जागृति उनके साथ एकत्र हुए, हर रक्षात्मक स्थिति से हथियार खींचे हुए और धधकते हुए मन के साथ। हर किसी को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें बहुत देर नहीं हुई है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। घोषणा मदद के लिए अंतिम उपाय थी, जिसका मतलब था कि बेस लॉर्ड या तो सगाई के दौरान पहले ही कई बार मर चुका था, या उसे इतनी भयावह चोटें लगी थीं कि एक बार भी मरने से दुर्बलता पैदा हो सकती थी जो उसे निरंतर लड़ाई के लिए लगभग बेकार कर देगी। कोई भी परिदृश्य विनाशकारी था। अपनी ही बस्ती के भीतर एक बेस लॉर्ड की मृत्यु मनोबल के लिए विनाशकारी थी। एक बार जब एक स्वामी अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए गिर गया तो उसकी कमान के तहत उन लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी हो गया। दहशत जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, टीमों के बीच समन्वय खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। इसने लगभग हमेशा उस आधार की कुल हानि सुनिश्चित की।
चंद्रमा की नजर पश्चिमी द्वार के हत्या क्षेत्र पर हावी हो रहे विशालकाय राक्षस पर पड़ी। यह एक विशाल भालू था जो अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा होने पर आसानी से 4 मीटर लंबा हो जाता था। इसका मजबूत भूरा कोट एक धात्विक चमक से चमक रहा था जिसने हताश रक्षकों द्वारा उस पर फेंके जा रहे अधिकांश तीरों और कमजोर मंत्रों को विचलित कर दिया। भालू की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी 3 भुजाएं थीं। इसके कंधों से 2 प्राकृतिक स्थिति में उभरे विशाल अंग खंजर के आकार के पंजों में समाप्त हुए। तीसरी भुजा उसकी छाती के केंद्र से विचित्र रूप से निकली, समान रूप से मांसल और समान रूप से घातक, जिससे प्राणी को एक अप्राकृतिक दुःस्वप्न जैसा रूप मिला जो किसी भी जीवित चीज की अपेक्षित शारीरिक रचना का उल्लंघन करता था। यह निस्संदेह एक एसरैंक जानवर है, मून ने आशंका के साथ सोचा। यह छिपे हुए क्षेत्र के शीतकालीन जानवर से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। लगभग 100 मीटर दूर से भी धुएं, आग की लपटों और अराजकता से अलग चंद्रमा को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक गहरी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि प्राणी की दमनकारी आभा युद्ध के मैदान में छा गई थी। यह वही प्रारंभिक चेतावनी थी जिसे उसने विंटर बीस्ट का सामना करते हुए अनुभव किया था। यह सहज मान्यता कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक किसी चीज का सामना कर रहा था। भालू ने एक विशाल पंजा जमीन पर पटक दिया। प्रतिक्रिया में पृथ्वी का जादू बाहर की ओर बढ़ गया। सड़क पर दांतेदार खंभों से पत्थर फूटे, जिससे 3 जागृत लोग चपेट में आ गए जो समय रहते चकमा नहीं दे सके। उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं, जैसे चट्टान ने मांस को छेद दिया और उनकी लाशों को भयावह सजावट की तरह सीधा खड़ा कर दिया। प्राणी की छाती पर स्थित तीसरी भुजा ने मनुष्य के आकार से दोगुने आकार के एक पत्थर को मोड़ा। इसने एक समन्वित मंत्र बनाने का प्रयास कर रहे जादूगरों के समूह की ओर प्रक्षेप्य फेंका। चट्टान ने उनमें से 2 को तुरंत कुचल दिया। उनके शरीर तनो जादुई ढंग से चलाए गए पत्थरों के नीचे लुगदी में तब्दील हो गए। तभी चंद्रमा की नजर एक मानव आकृति पर पड़ी जो जागने वालों से घिरा हुआ था, और जब वह ठीक हो गया तो उसकी रक्षा करने की सख्त कोशिश कर रहा था। बेस लॉर्ड की आभा अब वह जबरदस्त उपस्थिति नहीं रही जिसे चंद्रमा ने कुछ मिनट पहले महसूस किया था। वह अब कमजोर हो गई थी, फीकी, तेज हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी जो किसी भी क्षण बुझने का खतरा था। भालू बेस लॉर्ड को मारने और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को निर्मम दक्षता और बिना किसी दया के नष्ट करने पर अड़ा हुआ दिखाई दिया। कमजोर जागृति बेस लॉर्ड को उसकी चोटों से उबरने के लिए कीमती सेकंड खरीदने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे थे। उन्होंने खुद को भालू पर फेंक दिया, यह जानते हुए कि वे मर जाएंगे। श्वसन कमजोर हो गया, लेकिन क्षणिक विकर्षण पैदा हुआ जिसने जानवर को अपने प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करने से रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? चलो भगवान की मदद करें। चंद्रमा जब बिना किसी हिचकिचाहट के अराजक हाथापाई में गोता लगाते हुए भाग रहा था तो एक जागृति ने उस पर चिल्लाया। सामरिक जागरूकता बनाए रखते हुए चंद्रमा अधिक मापी गई गति से जानवर के करीब पहुंच गया। उन्होंने पहले ही स्थिति का अवलोकन कर लिया था और अपना आकलन कर लिया था। हालांकि वह जानवर अत्यधिक शक्तिशाली था, फिर भी उससे निपटना असंभव नहीं था। ऐसा करना बेहद कठिन और महंगा होगा। एक मरहम लगाने वाले ने बेस लॉर्ड के टूटे हुए पैर पर तेजी से काम किया, जो जादुई उपचार के तहत धीरे धीरे ठीक होने लगा और ठीक होने लगा। चोट गंभीर थी, हड्डियां और मांसपेशियां टूट गई थीं। जैसे ही वह निकट आया, चंद्रमा ने प्राणी की स्थिति को ऊपर उठाया। 3 भुजाओं वाला पर्वतीय भालू। स्तर 25। विवरण: पृथ्वी तत्व के प्रति उच्च आकर्षण रखने वाला एक दुर्लभ विकासवादी संस्करण। रक्षात्मक बाधाएं बनाने, प्रक्षेप्य हमले शुरू करने और अपने पहले से ही दुर्जय प्राकृतिक कवच को मजबूत करने के लिए पत्थर और मिट्टी में हेरफेर कर सकता है। अपनी प्रजाति के लिए अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान, सामरिक सोच और पर्यावरणीय हेरफेर में सक्षम। अपने सामने वाले जानवर का विवरण पढ़कर चंद्रमा और अधिक सतर्क हो गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि प्राणी वास्तव में एस रैंक वर्गीकरण का था। उन्नत तत्व के बजाय बुनियादी तत्व रखने के बावजूद पृथ्वी तत्व के प्रति जानवर की असाधारण उच्च आत्मीयता ने इसे बर्फ या बिजली जैसे अधिक उन्नत तत्वों का उपयोग करने वाले प्राणियों के समान खतरनाक बना दिया।
किसी तत्व के साथ उच्च आत्मीयता होने का मतलब है कि आप उस बल के साथ गहरे स्तर पर प्रतिध्वनित हो सकते हैं, जिससे जटिल मंत्रों और तकनीकों की तैनाती की अनुमति मिलती है, जिन्हें कम समानता वाले लोग निष्पादित करने में सक्षम नहीं होंगे। तत्व ने आपकी इच्छा के प्रति अधिक तत्परता से प्रतिक्रिया दी, कम प्रतिरोध के साथ आपके इरादों के प्रति झुक गया। उच्च तात्विक आत्मीयता रखने के लाभ प्रकृति में व्यापक थे, चाहे वह बढ़ी हुई जादुई शक्ति उत्पादन हो, समतुल्य प्रभावों के लिए नाटकीय रूप से कम हुई मैना खपत और तेज कास्टिंग गति जिसने युद्ध में कई फायदे दिए। इस भालू ने पृथ्वी के हेरफेर में अपनी महारत के माध्यम से उन सभी फायदों को मूर्त रूप दिया। दहाड़। पर्वतीय भालू उग्र रूप से दहाड़ने लगा क्योंकि नई आई सेनाओं से उस पर तेज मंत्रों की बौछार होने लगी। प्राणी की बुद्धिमत्ता तुरंत उसकी त्वरित प्रतिक्रिया में दिखाई दी। वह नीचे जमीन से टकराया। दरारें पूरे युद्ध क्षेत्र को पार कर गईं, 20 मीटर के दायरे में मकड़ी के जाले के पैटर्न में बाहर की ओर फैल गईं, जिससे एक साथ दर्जनों जागृत लोगों के लिए स्थिति अस्थिर हो गई। योद्धा लड़खड़ा गए। मैजेस ने अपना कास्टिंग रुख खो दिया और अपने स्पेल प्रक्षेप वक्र से चूक गए और तीरंदाजों के शॉट जंगली हो गए क्योंकि उनके नीचे की जमीन खिसक गई। उन दरारों से पृथ्वी की कीलें फूट पड़ी, जिससे गिरे हुए जागृत लोग घायल हो गए, जिन्होंने क्षण भर के लिए अपना संतुलन खो दिया था। हमलों में कवच और मांस को छेदते हुए सबसे गंभीर चोटें आईं। कई कमजोर रक्षक सीधे मर गए। स्पाइक्स के महत्वपूर्ण अंग मिलने से पहले जानवर की भारी तात्विक शक्ति के खिलाफ बचाव करने में असमर्थ। अध्याय 89। 3 भुजाओं वाला पर्वतीय भालू। 1। सामने आ रही गंभीर स्थिति को देखते हुए जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जागृति लगातार बढ़ती जा रही है, मून केल और अन्य लोगों के साथ हमले में शामिल हो गए जो बेस लॉर्ड की सहायता के लिए आए थे। मून ने अपनी लाठी उठाई और अधिकतम संपीड़न के साथ एक विस्फोटक ज्वाला छोड़ी। बूम। केल ने एक अलग कोण से एक साथ अपना विनाशकारी आग का गोला लॉन्च किया। बूम। 2 विस्फोटों ने माउंटेन बियर पर 2 दिशाओं से प्रहार किया। माउंटेन बियर के मुंह से अनायास ही गुर्राहट निकल गई क्योंकि शक्तिशाली हमलों ने उसकी रक्षा को दरकिनार कर दिया, जिससे वह थोड़ा घायल हो गया। क्षति उठाने पर भालू ने तुरंत इन 2 मनुष्यों को शक्तिशाली खतरों के रूप में पहचान लिया, जो उन कमजोर हमलों से अलग थे जिन्हें वह लापरवाही से हटा रहा था या अनदेखा कर रहा था। प्रतिक्रिया करने से पहले पहले कुछ विस्फोटक प्रभाव सीधे भालू के शरीर पर पड़े। प्राणी दर्द और आश्चर्य से दहाड़ने लगा कि वास्तव में किसी चीज ने उसे काफी चोट पहुंचाई है। भालू ने तुरंत अपने चारों ओर संपीड़ित पत्थर और कठोर पृथ्वी की बाधाएं खड़ी कर लीं और बाद के हमलों से बचाव के लिए अपनी जबरदस्त पृथ्वी आत्मीयता का उपयोग किया। मून और केल की निम्नलिखित विस्फोटक लपटों ने मांस के बजाय इन बाधाओं के खिलाफ विस्फोट किया। जादुई पत्थर ने अधिकांश क्षति को अवशोषित कर लिया, लेकिन जानवर को रक्षात्मक होने के लिए मजबूर किया गया था। वह प्रगति थी। जैसे ही प्राणी ने चोट के स्पष्ट लक्षण दिखाना शुरू किया, युद्ध के मैदान के आसपास के लोग अधिक उत्साहित हो गए। यह अब अजय प्रतीत होने वाली शक्ति नहीं थी जिसने उनके बेस लॉर्ड को घायल कर दिया था और उनके हमलों को आसानी से टाल दिया था। इसे चोट लग सकती है, इससे खून बह सकता है। वह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महत्वपूर्ण था। कुछ क्षण पहले निराशा से भरी हुई आंखों में आशा लौट आई, जिससे उन्हें कमजोरी के बाद ताकत मिली, निराशा के बाद आशा मिली। दबाव बनाए रखें। जानवर को ठीक न होने दें, कोई चिल्लाया। निचले स्तर के जागृतिकर्ताओं के विपरीत मून को पता था कि मूल्यांकन अपनी प्रकृति में अत्यधिक आशावादी था। हालांकि उन्होंने वास्तव में भालू को थोड़ा घायल कर दिया था, लेकिन भालू बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो रहा था। उसने यह पहचानने के बाद बस अपनी रणनीति अपना ली थी कि कुछ हमलों ने अब उसकी सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर दिया है। भालू के कार्यों के पीछे की वास्तविकता को जानने के बावजूद चंद्रमा ने जागृत लोगों के बीच तेजी से बढ़ती गलतफहमी को ठीक नहीं किया और न ही सुधारेगा। इस तरह की लड़ाइयों में गोलाबारी के साथ साथ मनोबल भी उतना ही मायने रखता है। चंद्रमा ने अपना हमला जारी रखा, प्रत्येक विस्फोटक लौ को सावधानीपूर्वक निशाना बनाया और अधिकतम रूप से संपीड़ित किया। वह अस्थिर गति से मैना से जल रहा था,
लेकिन यह बिल्कुल उच्च तीव्रता वाला युद्ध वातावरण था जिसकी उसे अपनी कौशल दक्षता को और ऊपर ले जाने के लिए आवश्यकता थी। बूम बूम बूम। केल ने विपरीत दिशा से अपना निरंतर अवरोध बनाए रखा, जिससे भालू को अपना रक्षात्मक ध्यान कई खतरे वाले वैक्टरों के बीच विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहाड़ी भालू फिर से दहाड़ा, इस बार स्पष्ट हताशा के साथ। इसने तीनों भुजाओं को एक साथ जमीन पर पटक दिया। चंद्रमा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई सामान्य हमला नहीं है। आयरन पीक बेस का पूरा पश्चिमी भाग ऐसे हिल गया मानो भूकंप आ गया है। भालू के 50 मीटर के दायरे में खड़े हर व्यक्ति के पैर पूरी तरह से उखड़ गए और भूकंपीय झटके से जमीन पर गिर पड़े। इमारतें दरक गईं। दीवारों में दरारें पड़ गईं। क्षतिग्रस्त संरचनाओं से ढीले पत्थर और मलबा गिरने लगा और खंडित पृथ्वी से दर्जनों विशाल पत्थर के खंभे एक साथ फूट पड़े, जिनमें से प्रत्येक ने जागने वालों को निशाना बनाया, जिसे भालू ने परेशानी भरा माना। मून ने देखा कि एक व्यक्ति सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है और वह बमुश्किल चकमा देने में कामयाब रहा। स्तंभ ने उसके बगल को छू लिया क्योंकि सिल्वर स्किन ने एक गंभीर आघात को झेल लिया। अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। 5 जागृतिकर्ताओं को तुरंत सूली पर चढ़ा दिया गया। उनके शरीर जमीन से ऊपर उठा दिए गए और पत्थर के भाले से ऊपर उठा दिए गए। कुछ ही देर बाद जागने वाले लोग सामने आए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वह क्या बात थी? यह बहुत जल्दी था। एक जागृत व्यक्ति ने अपनी छाती पकड़ ली। उसे अब भी वह अपार पीड़ा याद है जो मृत्यु के समय उसके शरीर में हुई थी। एक बार फिर माउंटेन बियर ने खुद को इतना खतरनाक साबित कर दिया था कि बेस के पश्चिमी क्षेत्र के सभी जागृतिकर्ताओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसकी रगों में एड्रेनालाइन का प्रवाह और दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। चंद्रमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, सचमुच अच्छा, यही तो मैं चाहता हूं। अत्यधिक शक्ति के प्रदर्शन से अभिभूत या निराश होने के बजाय चंद्रमा और अधिक उत्साहित हो गया। यह उत्तम प्रशिक्षण वातावरण था। भगवान ठीक हो गए हैं। हर कोई तैयार हो जाए, उनके नेतृत्व का पालन करें। बेस लॉर्ड की रक्षा करने वाले जागृतिकर्ताओं के आंतरिक घेरे के अंदर के दिग्गजों में से एक ने पुनर्जीवित आशा के साथ घोषणा की। बेस का लॉर्ड रक्षकों के घेरे से बाहर आया। उसका पैर अब फटा नहीं बल्कि पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या यह अपनी पिछली स्थिति में लौट आया था या कमजोर बना हुआ था, यह अज्ञात था। हाथ में अपना भाला लेकर अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ते हुए बेस लॉर्ड ने एक प्रभावशाली आकृति बनाई। उसका शरीर दुबला पतला था। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी। उसकी हेयर स्टाइल और चुभती हुई आंखें ऐसी थीं कि आप उसका सम्मान करने लगते थे। प्रभु ने अपना भाषण शुरू किया। उनकी आंखें पहाड़ी भालू पर टिकी हुई थीं, जो उन्हें परेशान करने वाली मजाकिया मुस्कुराहट के साथ घूर रहा था। मेरी सहायता के लिए आए सभी जागृतिकर्ताओं को मैं आपके साहस और वफादारी के लिए धन्यवाद देता हूं। आप में से कई लोगों ने बहुमूल्य जीवन, हथियार खो दिए हैं और चोटों का सामना किया है। एक बार जब यह खत्म हो जाता है और जानवर मर जाता है, तो आप सभी को मेरे निवास पर आमंत्रित किया जाता है। मैं इस उपकार के लिए आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। तो आइए उस भालू को मारें और वापस ईए की ओर चलें। इससे पहले कि बेस लॉर्ड अपनी बात समाप्त कर पाता, उसका सिर जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके बगल में हवा से एक आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति द्वारा पहने गए काले कपड़े के मुखौटे के नीचे एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। मून सहित घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यह आकृति कहीं से भी बिना किसी चेतावनी, बिना मन हस्ताक्षर, कुछ भी नहीं के साथ प्रकट हुई थी। इससे पहले कि कोई हत्या पर प्रतिक्रिया दे पाता, बेस लॉर्ड प्रकट हो गया। सौभाग्य से सच्ची मृत्यु से बचने के लिए उसके पास अभी भी जीवन शेष था। वह अज्ञात आकृति तुरंत ही भगवान के पास प्रकट हुई, भयानक गति से उनके गले की ओर बढ़ती हुई। बेस लॉर्ड अपने श्रेय के लिए तैयार था और अनुवर्ती हमले की उम्मीद कर रहा था। अवरुद्ध करने के प्रयास में उसके स्थानिक भंडारण से उसके हाथों में एक खंजर बन गया। उनकी पहली मौत के बाद उनका भाला जमीन पर गिर गया था।
जिससे उनके पास करीबी मुकाबले के लिए केवल बैकअप हथियार ही बचे थे। अध्याय 90 3 भुजाओं वाला पर्वतीय भालू 2। आसपास के जागृत लोगों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की। योद्धा रहस्यमय हत्यारे की ओर बढ़ रहे थे और उसकी हत्यारी चालों को रोकने की बेताब कोशिश कर रहे थे। जादूगरों और तीरंदाजों ने अपनी आग पर काबू पा लिया, क्योंकि उनके भगवान आग की कतार में थे और पर्वतीय भालू अभी भी जीवित था। इसलिए वे विनाशकारी संपार्श्विक क्षति का जोखिम उठाए बिना हमला करने में असमर्थ थे। ही आकृति धीरे से खिलखिलाई, क्योंकि उसका हमला एक बार फिर बेस लॉर्ड के सिर की ओर बढ़ा और उसका सिर काटने की कोशिश की गई। अंतिम क्षण में आकृति ने आश्चर्यजनक गतिशीलता के साथ अपना रुख बदला और बेस लॉर्ड के रक्षात्मक रुख के ऊपर एक सुंदर चाप में छलांग लगाई और ऊपर से सीधे उसकी खोपड़ी पर निशाना साधते हुए खंजर से नीचे गिर गई। आधार में सबसे मजबूत जागृतिकर्ता के रूप में भगवान का युद्ध अनुभव व्यापक था। उन्होंने तुरंत प्रक्षेप पथ में परिवर्तन महसूस किया और ऊपर देखा, हवाई हमले को रोकने के लिए अपनी सभी रक्षात्मक स्थिति को ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में बेस लॉर्ड के पैरों के नीचे से धरती का एक विशाल भाला सीधे फूट पड़ा और बिना किसी प्रतिरोध के उनकी छाती को चीरता हुआ निकल गया। पत्थर की कील को माउंटेन बियर द्वारा रचा गया था, जिसने युद्ध के मैदान में अन्य लोगों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद हत्यारे के साथ बिल्कुल सही समय पर समन्वित हमले को अंजाम देने के लिए व्याकुलता का फायदा उठाया था। हत्यारा कई मीटर दूर जाकर गिरा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। क्या वह एक वर्क कौशल है या वह किसी प्रकार का उपकरण है? यह इतना मजबूत है कि मैं अपनी हीट सेंस स्किल से हत्यारे को समझ भी नहीं सकता, शायद इसलिए कि इसकी दक्षता कम है, मून ने गंभीर रूप से सोचा। उसके ताप बोध कौशल के बहुत कमजोर होने के विचार को आने के तुरंत बाद नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि उनकी दक्षता कम थी, केल ने इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी, शायद इसे विकसित भी कर लिया था। इसलिए यदि वह हत्यारे को देख सकता है तो उसके लिए कुछ भी न कहने का कोई कारण नहीं होगा, जब तक कि केल के अदृश्य होने के दौरान हत्यारे को समझने के लिए दूरी बहुत अधिक न हो। चंद्रमा का दिमाग संभावनाओं के बीच घूमता रहा, जब तक कि एक विशिष्ट विचार सामने नहीं आया। हो सकता है, वह मून ने बढ़ते भय के साथ सोचा, जब उसने केल की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा। उनके मन में जो विचार आया वह अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक था। उन्होंने इस विचार को बेतुकेपन के बावजूद त्यागे बिना मन में रखा। वह जानता था कि इस अभयारण्य में कुछ भी हो सकता है और उसे किसी भी समय किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। जमीन पर गिरने से पहले बेस लॉर्ड ने मुंह से खून निकाला। उनके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि मिट्टी का भाला वापस मिट्टी में घुल गया। कुछ ही सेकंड में बेस लॉर्ड एक बार फिर से प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके पैर कांपने लगे और उसके नीचे झुक गए, जिससे वह एक घुटने पर झुक गया। कई तीव्र मौतों से विवाद ने जोर पकड़ लिया था। वह लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं था। आसपास के जागृत लोगों ने तुरंत गिरे हुए भगवान के चारों ओर एक कड़ा सुरक्षा घेरा बना लिया, ढालें उठा लीं और हथियार तैयार कर लिए। लेकिन स्थिति भयावह रूप से बदल गई थी। उनके नेता अक्षम थे। अज्ञात क्षमता का एक हत्यारा पूरी गोपनीयता के साथ युद्ध के मैदान में कहीं था और पर्वतीय भालू अपराजित रहा। चंद्रमा अपनी सुरक्षा को लेकर और अधिक चिंतित हो गया। वह किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से अपनी रक्षा नहीं कर सका जिसे वह देख नहीं सकता था। मून के पास यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी कहां से हमला कर सकता है। छुपे खतरे को महसूस करते हुए चंद्रमा ने एक बड़ा जोखिम उठाया। वह उनके करीब रहते हुए केल के समूह की ओर बढ़ा। केल ने अपना सिर चंद्रमा की ओर घुमाया, जो उनकी लड़ाई में शामिल हो गया था। मून ने उस नजर को नजरअंदाज कर दिया जो उन्होंने उसे बेशर्मी से दी थी और पूछा, हम इन दोनों से कैसे निपटेंगे? एक शक्तिशाली हत्यारा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, और भयानक रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति वाला एक शक्तिशाली जानवर है। मार्कस उत्तर देने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यह कठिन होने वाला है।
जैसे ही मून और केल के समूह ने शब्दों का आदान प्रदान करना शुरू किया, बेस के स्वामी को उसके आसपास के लोगों द्वारा बचाया जा रहा था। आधार स्वामी के पास एक भी जीवन बचा होने की अफवाह जागने वालों के बीच फैल गई थी, जिससे वे भयभीत हो गए थे। आधार स्वामी पराजित हो गया था और घात लगाकर हमला किया गया था। वह दो अत्यंत शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने की स्थिति में नहीं था और उन्हें किसी तरह ऐसा करना ही था। कई लोगों के मन में आधार त्यागने का विचार भर गया। आधारों को फिर से बनाया और बदला जा सकता है। वे नहीं कर सके। एक बार जब वे वास्तव में मर गए, तो वे मर गए और बेस लॉर्ड इसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाला था। बेस लॉर्ड के पीछे हटने के बाद बमुश्किल कुछ ही सेकंड बीते थे जब 9 से 15 तक के निम्न स्तर के जागृत लोगों ने युद्ध के मैदान को छोड़ना शुरू कर दिया। भयानक 3 शस्त्र पर्वत भालू और छिपे हुए हत्यारे से दूर भागने लगे, जो किसी भी समय उन पर घात लगाकर हमला कर सकते थे और उनका सिर काट सकते थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह दृश्य देखकर चंद्रमा और अधिक चिंतित होने लगे। वह निराशा से अपनी स्थिति को देखता रहा। नाम चंद्रमा, जाति मानव, वर्ग क्लासलेस पायरोमांसर, स्तर 21 18%, जीवन 5129, ताकत 32, चपलता 34, संविधान 35, मन 48, सभी आंकड़ों के लिए +5, विशेषता अंक 0, कौशल मौलिक हमला 5, तत्व आत्मीयता तप सिल्वर स्किन पायरोमैटिक आत्मीयता विस्फोटक लॉ हीट सेंस सीमित समय, प्रतिभा ग्रिम रीपर, क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1, विस्फोटक ज्वाला, रैंक दुर्लभ, प्रवीणता 81%, विवरण आप आग की लपटें उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पड़ने पर फूटती हैं। विस्फोट का आकार निवेशित मन के साथ मापता है। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर, विस्फोट कास्टर सहित दायरे के सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। +160% क्षति। अगले स्तर की ओर उसकी प्रगति रुकी हुई थी, मुश्किल से ही ऊपर बढ़ पा रही थी क्योंकि उसके द्वारा मारे गए अधिकांश जानवर बहुत निचले स्तर पर थे, जिससे बहुत कम या कोई अनुभव नहीं मिल रहा था। उनका जीवित संचय भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनकी अधिकांश हत्याएं 5 जीवन प्रदान करती थीं, जबकि उन्हें एक समय में अधिकतम 20 जीवन मिलते थे। वह जानता था कि जब वह 3 शस्त्र पर्वतीय भालू या छिपे हुए हत्यारे को मार देगा तो यह पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन ऐसा करना कठिन, अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। जानवर पृथ्वी तत्व के प्रति उच्च आत्मीयता के साथ उच्च स्तर पर था और हत्यारे ने उसका मुकाबला किया। एक हत्यारा एक जादूगर का सबसे बुरा सपना था। वर्तमान में उसकी विस्फोटक लॉ उसके अग्नि आधारित एलिमेंटल अटैक के नुकसान आउटपुट से मेल खाती है। लड़ाई के वर्तमान प्रक्षेप पथ के आधार पर मून को विश्वास था कि अभ्यास करना अब एक स्मार्ट कदम नहीं था, खासकर एक की तुलना में 2 शक्तिशाली दुश्मनों के साथ। इस प्रकार चंद्रमा किसी भी समय बिजली आधारित हमले शुरू करने के लिए तैयार था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपने बिजली तत्व का उपयोग करते समय अपनी स्थिति पर कायम नहीं रह पाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 91 शक्तिशाली हत्यारा 1। बेस लॉर्ड के युद्ध से बाहर होने के साथ व्यावहारिक रूप से अपने निकटतम लोगों के साथ अपने शेष जीवन के साथ भागते हुए मून, केल और अन्य प्रमुख जागृति, जिन्होंने माउंटेन बियर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था, हमले का प्राथमिक लक्ष्य बन गए। बेस लॉर्ड के पीछे हटने के बाद बमुश्किल 1 मिनट ही बीता था कि 50 से अधिक जागृति पश्चिमी द्वार को पूरी तरह छोड़कर पहले ही घटनास्थल से भाग चुके थे। तेजी से खतरनाक युद्ध के मैदान में छोड़े जाने की ठंडी वास्तविकता ने चंद्रमा को प्रभावित नहीं किया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये निम्नस्तरीय जागृति उसके रक्षक बनेंगे। उत्तरजीविता हमेशा एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। अगर वह चाहता तो निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था, लेकिन यह उसका लक्ष्य नहीं था। इससे पहले कि चंद्रमा अपनी अगली चाल चल पाता, उसने केल की धीमी लेकिन अशुभ आवाज सुनी। तुम्हारे पीछे। चेतावनी और अदृश्य हमला एक साथ आते ही चंद्रमा को लगा कि उसके शरीर का हर रोंगटे खड़े हो गए हैं।
वह अपनी छाती और सिर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपने शरीर पर तिरछे डंडे को पकड़कर पीछे की ओर घूमा। बजना। एक तेज खंजर प्रबलित लकड़ी के संपर्क में आ गया। ब्लेड कर्मचारी की सतह के साथ खरोंच गया क्योंकि हमले से मुश्किल से उसका गला छूट गया। हत्यारा सीधे उसके पीछे से आया था। उसने विशेष रूप से केल के समूह के सभी लोगों में से मून को निशाना बनाया था। चंद्रमा ने अंदर ही अंदर शाप दिया और तुरंत पीछे की ओर छलांग लगा दी, जिससे उसके और उस शक्तिशाली हत्यारे के बीच दूरी पैदा हो गई जिसने उसका सिर काटने का फैसला किया था। धिक्कार है, वह बहुत करीब था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं चेतावनी दी? चंद्रमा ने फिर से शाप दिया, इस बार जोर से, क्योंकि उसकी आंखें उस हत्यारे की तलाश में चारों ओर घूम रही थीं जो एक बार फिर हवा में घुल मिल गया था, पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। केल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें पूरे युद्ध क्षेत्र में लगातार घूमती रहती थीं, कुछ ऐसी चीजों पर नजर रखती थीं जिन्हें चंद्रमा नहीं समझ सकता था, जैसे कि एक अदृश्य गेंद को अविश्वसनीय गति से चार दीवारों के बीच उछलते हुए देखना। चंद्रमा कौतुक की पीठ पर अपनी पीठ दबाते हुए केल के करीब चला गया। मार्कस और टीम के अन्य सदस्य भी समान रूप से सावधान थे और अपने ऊपर मंडरा रहे अदृश्य खतरे से बचने के लिए अपनी पीठ ढककर कड़ी रक्षात्मक स्थिति में थे। मुख्य रूप से हत्यारे का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद मून ने बेस लॉर्ड की घातक गलती से सीखा जिसके कारण उनकी दूसरी मृत्यु हुई और अंतिम वापसी हुई। मून ने अपना ध्यान पूरी तरह से माउंटेन बियर से नहीं हटाया, जो अभी भी उन दिग्गजों से लड़ रहा था जिन्होंने भागने के बजाय रुकने और अपने बेस की रक्षा करने का विकल्प चुना था। कुछ रोमांच के प्यार के लिए लड़ रहे थे, कुछ वित्तीय लाभ के लिए लड़ रहे थे, जबकि अन्य जीवित रहने के लिए लड़ रहे थे। जागृत करने वालों में सबसे अधिक परेशान वे लोग थे जिनके पास आधार पर अधिकार था। अधिकांश बेस लॉर्ड की तरह बचना चाहते थे, लेकिन इसके बाद होने वाले परिणामों से बहुत डरते थे। प्रमुख व्यक्तियों के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे संकट के समय आधार को न छोड़े। हालांकि बेस लॉर्ड ने खुद ही त्याग कर दिया था और उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। यह युद्ध के मैदान से भागने का एक वैध कारण नहीं था। युद्ध के मैदान से भागना देशद्रोह का कार्य था। चूंकि इसके अंतर्निहित प्रभाव थे, इसलिए अधिकांश लोगों ने इसका कम मूल्यांकन किया। आधार नेता का भागना भागने के बाद होने वाले परिणामों का एक प्रमुख उदाहरण था। तो आधार नेता के विपरीत, जिनके पास अवेकन्स एसोसिएशन के साथ परिणामों से निपटने में मदद करने के लिए शक्तिशाली कनेक्शन हो सकते हैं, लेफ्टिनेंटों के पास ऐसा नहीं था, इसलिए वे बने रहे। पर्वतीय भालू के बारे में मत भूलिए, वे एक साथ समन्वय कर रहे हैं। संयुक्त हमलों के लिए सतर्क रहें, मून ने दूसरों को चेतावनी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हत्यारे पर ध्यान केंद्रित करते समय कोई भी जानवर के बारे में न भूले। मार्कस, आपके ऊपर, केल की आवाज फिर से गूंज उठी। उसने अपने ताप बोध कौशल से एक और जीवन बचा लिया। मार्कस ने ठीक समय पर अपनी खोपड़ी के आधार पर खंजर के प्रहार को रोकने के लिए अपनी तलवारें उठाईं। हत्यारे ने हवाई स्थिति से कहीं से भी हमला किया था। बजना। हत्यारा अपने दूसरे असफल हमले के बाद वापस कूद गया। तुम काफी परेशान करने वाले कीट हो। मैं कह सकता हूं कि तुम्हें पार्टियों में मजा नहीं आता, हत्यारे ने कहा। उसके शब्द कायल की ओर निर्देशित थे जिनकी अभिव्यक्ति वही रही। बूम। भेजा गया आग का गोला चंद्रमा बहुत धीमा था, जिससे एक झुलसी हुई पृथ्वी का निशान बन गया जहां एक बार हत्यारा था। केल को एक बार फिर हमले की भविष्यवाणी करते हुए देखकर मून मदद नहीं कर सका, लेकिन युवा ग्लासी वारिस से और अधिक सावधान हो गया। अगर केल किसी तरह इस हमले में शामिल था तो क्या होगा? आखिरकार, यदि केल के पास हत्यारे की स्थिति को इतनी सटीकता से निर्धारित करने की क्षमता होती, तो वह उस पहले घात के दौरान बेस लॉर्ड को चेतावनी दे सकता था। मून ने उस संदेह को फिलहाल टालने का फैसला किया। केल सहयोग कर रहा था और अमूल्य प्रारंभिक चेतावनियां दे रहा था जिसने उसे जीवित रखा। इसने संभावित गुप्त उद्देश्यों की परवाह किए बिना उसे उपयोगी बना दिया। अनावश्यक प्रश्न पूछना या विरोधाभासी सिद्धांतों को व्यक्त करना उसके लिए हालात को और भी बदतर बना देगा। वह आधार स्वामी की कम परवाह नहीं कर सका, वह उसकी रक्षा के लिए लड़ाई में नहीं आया।
उसने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि उस समय यह सबसे अच्छा विकल्प था। अब जब सब कुछ बदल गया था तो स्वाभाविक रूप से मून केल के साथ ही रहने वाला था, क्योंकि वर्तमान में वही सबसे अच्छा विकल्प था। क्या केल के पास आधार के बारे में कोई छिपा हुआ एजेंडा था? यह मून का मामला नहीं है। उसे बस मौजूदा संकट से निपटना था और अगले कुछ मिनटों में जीवित रहना था। मून का बायां हाथ मैना इकट्ठा कर रहा था और हत्यारे के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह बिजली का हमला कर सके। उनके दाहिने हाथ ने बचाव के लिए लाठी पकड़ रखी थी। इतनी जल्दी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आग इतनी तेज नहीं होगी। असफल हमले के बाद किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए केवल बिजली की ही गति आवश्यक थी। उन्हें बस ओपनिंग देने के लिए केल की जरूरत थी। मुझे बताओ कहाँ, मैं उससे निपट लूंगा, चंद्रमा ने धीरे से केल से कहा। केल की आंखें स्कैन करती रहीं। अपने आप को तैयार करो। वे इस हमले में अपना समय ले रहे हैं, वह एक अवसर की तलाश में है। चांद ने सिर हिलाया, संकेत की प्रतीक्षा में। केल का सिग्नल आने से पहले चंद्रमा को उनके नीचे कुछ बदलाव महसूस हुआ। उनके एपिक रैंक 5 एलिमेंट एफिनिटी ने उन्हें मौलिक गड़बड़ी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदान की और उनके तत्काल आसपास के क्षेत्र में पृथ्वी का मन प्रवाह नाटकीय रूप से बदल गया था। पहाड़ी भालू, हमारे नीचे हटो, मून चिल्लाया, पहले से ही अपने स्थान से दूर जा रहा था, यह अनुमान लगाते हुए कि किसी भी समय उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए स्पाइक उभरेगी।